नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां एवं शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। देखिए, फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट रहता था शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, तो वो भी इसके अंतर्गत है। और हमारा जो सेकंड चैप्टर है शिक्षा अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व, इसकी 4-5 वीडियो बनेंगी, ठीक है। तो अधिगम सारा हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर सेकंड है और जो क्लास है वो हमारी 7वीं है आज की। हम 5000 प्लस जो है क्वेश्चन देख रहे हैं मनोविज्ञान के, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान हम सारा देखेंगे। 5000 प्लस हो सकते हैं, 6000 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये अवनी प्रकाशन की बुक से भी मैं ले रही हूँ और कुछ मैटर दूसरी बुक से लिया जा रहा है। तो अंत तक बने रहिएगा, मतलब सारी वीडियोस जो है देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान पूछा जाता है, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आपका एक प्रश्न भी इससे बाहर नहीं जाएगा, यकीन मानिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मनोभौतिकी विधि की कितनी विधियां हैं। पहला प्रश्न क्या है, मनोभौतिकी विधि की कितनी विधियां हैं। तो देखिए 3 विधियां हैं मनोभौतिकी विधि की। एक तो है औसत त्रुटि विधि, औसत त्रुटि विधि। दूसरी है सीमा विधि। तीसरी है सतत उद्दीपन विधि, उद्दीपन विधि, ठीक है। तो ये 3 विधि आती हैं। जो औसत त्रुटि विधि है, इसका अन्य नाम जो है वो है समायोजन विधि, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, समस्यात्मक बालकों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है। समस्यात्मक बालकों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी हम कर चुके हैं। 6 से लेकर 10 तक की जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख चुके हैं। 6 क्लास की भूगोल हमारी चल रही है। तो साथ ही साथ रीड की एसएसटी की 200 प्लस वीडियोस हम बना चुके हैं, जिसके अंतर्गत पिछले एग्जाम में आपके जो 60 क्वेश्चन है एसएसटी के, उसमें से 53-54 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और साथ ही हमारी जो मेथड है वो भी हम कर चुके हैं। तो अगर ये सारे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो अधिक से अधिक मित्रों में शेयर भी करें। चलिए देखते हैं, समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन जो है उपचारात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है। तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है। देखिए तुलनात्मक विधि क्या होती है कि इसमें व्यवहार की जो समानताएं हैं और जो असमानताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो अरस्तु जो है इनको कहा जाएगा तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक। लगभग 99% आप ये मान के चलिए कोई भी प्रश्न गलत नहीं है, क्योंकि अवनी प्रकाशन की बुक से ये सारा मैटर लिया गया है और कुछ एक बुक्स और हैं ऑथेंटिक, उनसे लिया गया है। सह संबंधात्मक विधि, जिसे सर्वे विधि भी कहते हैं, कोरिलेशन भी कहते हैं, विभेदी भी कहते हैं। इसमें कितनी जो विधियां जो हैं उनके द्वारा आंकड़ों का जो डाटा कलेक्शन है वो किया जाता है। 4 है, 3 है, 5 है या 6 है। तो उत्तर रहेगा 4 विधियां हैं। कौन कौन सी है भाई। एक तो है डाक सर्वे विधि, एक आपकी आ जाती है पैनल सर्वे, एक है साक्षात्कार, और चौथे नंबर की है टेलीफोन सर्वे, ठीक है। तो ये 4 जो है सर्वे विधि की विधियां हैं जिनसे आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। सर्वेक्षण के प्रकार हैं। सर्वेक्षण के प्रकार जो हैं स्कूल सर्वेक्षण, परीक्षण सर्वेक्षण, कृत्य सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण, जनमत सर्वेक्षण, प्रलेख सर्वेक्षण। ये सभी जो हैं ये सभी किसके प्रकार हैं, सर्वेक्षण की, ठीक है। सर्वेक्षण में जो ये आपके जनमत वाला है, जनमत सर्वेक्षण, इसी को सार्वजनिक सर्वेक्षण भी कह देते हैं। और जो प्रलेख सर्वेक्षण है इसके अंतर्गत क्या है कि पाठ्यक्रम और जो पाठ्य वस्तु है उसका सर्वेक्षण किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालक के व्यवहार की व्याख्या वर्ग मापनी पर किसी स्वाभाविक परिस्थिति में
जैसे कि खेल का मैदान इत्यादि में करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, कौन सी विधि कहलाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से उत्तर लगाएं। जब आप बालक के व्यवहार की व्याख्या वर्ग मापनी पर करेंगे तो रेटिंग विधि कहलाती है वो। 8वां प्रश्न है, रेटिंग विधि के प्रकार हैं। तो देखिए, रेटिंग विधि के आंकिक रेटिंग, आकृतिक रेटिंग, बाधिक चयन रेटिंग, ये तीनों प्रकार जो हैं वो रेटिंग विधि के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, किस विधि में बालक में आत्मनिष्ठ गुण, शील गुण जैसे कि ईमानदारी व अन्य जो चारित्रिक गुण हैं इनके अध्ययन में असमानांतर विधि के रूप में अध्ययन किया जाता है। अच्छा, एक चीज और, ये कौन सी विधि है, जल्दी से उत्तर लगाएं। ये विधि है कोटि विधि। देखिए, कोटि विधि में क्या होता है कि शिक्षक जो होता है वो बालक को शील गुणों के आधार पर उच्च कोटि से निम्न कोटि में श्रेणी दिया करते हैं। वह विधि जिसमें एक ही समूह का अध्ययन भिन्न भिन्न समय पर उनके व्यवहार व होने वाले परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, यह है कालानुक्रमित विधि। इसमें एक ही समूह का अध्ययन भिन्न भिन्न समय पर उनके व्यवहार और होने वाले परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है वह विधि जिसमें अलग अलग उम्र और सामाजिक आर्थिक स्तर के छात्रों को समूह बनाकर एक समय में एक साथ अध्ययन किया जाता है। सभी समूह के व्यवहार का मापन कर तुलना भी की जाती है। तो देखिए, ये विधि जो है ये अनुप्रस्थ काट विधि है, और ये जो अनुप्रस्थ काट विधि होती है ना, ये कालानुक्रमित विधि की बिल्कुल विपरीत विधि होती है। कालानुक्रमित जो विधि होती है उसमें क्या करते हैं, एक समूह का अध्ययन करते हैं अलग अलग टाइम पे, और उनके व्यवहार और जो परिवर्तन होते हैं उनके आधार पर जो है, परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है, ठीक है, अध्ययन। और इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग उम्र के और सामाजिक आर्थिक स्तर के छात्रों का समूह बना लिया जाता है। एक ही टाइम में एक साथ ही अध्ययन किया जाता है और सभी समूह के व्यवहार का मापन करके फिर तुलना की जाती है। नेक्स्ट है, किस विधि में कालानुक्रमिक विधि और अनुप्रस्थ काट विधि दोनों को मिलाकर अध्ययन किया जाता है? तो सही उत्तर रहेगा अनुक्रमिक डिजाइन विधि। इसमें कालानुक्रमिक और अनुप्रस्थ काट विधि दोनों को मिलाकर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, साक्षात्कार विधि के प्रकार हैं। तो देखिए, साक्षात्कार होता क्या है, आमने सामने बैठकर विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है। कौन कौन से प्रकार हैं, ये दोनों प्रकार हैं, संरचित और असंरचित। संरचित में क्या किया जाता है, प्रश्न जो होते हैं वो निश्चित क्रम में होते हैं। असंरचित में क्या होता है, कोई भी निर्धारित क्रम नहीं होता प्रश्नों का, ठीक है। प्रतिपादन की विधि में शामिल हैं 5 विधियां, 4 विधियां, 6 विधियां अथवा 8 विधियां। देखिए, हर प्रश्न का हम डिटेल नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जहां पर लगेगा वहीं पर हम देखेंगे, ठीक है। प्रतिपादन की अब बात करें तो 5 विधियां आती हैं। पिछली वीडियो में हम इन विधियों की चर्चा कर चुके हैं। एक है मनोविश्लेषण विधि, फिर आ जाती है आपके केस इतिहास विधि, इसको भी डिटेल में कल हमने कर लिया था, केस इतिहास विधि। फिर आती है विकासात्मक विधि, फिर आती है तुलनात्मक विधि तुलनात्मक, और फिर आती है 5वीं विधि रोग विज्ञान से संबंधित, ठीक है। तो ये 5 विधि आती है प्रतिपादन की विधियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है? जल्दी से उत्तर लगाएं। प्रेक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है बांडूरा ने। सोलहवां प्रश्न आपके सामने है। 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? जल्दी से उत्तर लगाएं, सबको आता है वैसे। जॉन डेवी। एक चीज और आपसे कहनी थी कि हम क्या करेंगे, ये तो प्रश्न हम ले रहे हैं 4 ऑप्शन के अंतर्गत, एक हम 1 लाइनर में लेंगे नोट्स की तरह,
और उसके अंतर्गत क्या होगा, निचोड़ होगा शिक्षा मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का। तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में भी हम क्या करेंगे, जैसे एक ही वीडियो में पूरा अधिगम देख लिया, या शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करेंगे। 40 मिनट की 45 मिनट की क्लास होती है, 35 मिनट की क्लास होती है, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारा मैटर एक साथ ही आपको वन लाइनर दे दिया जाएगा। तो वो भी वीडियोस में बीच बीच में लाती रहूँगी, ठीक है। तो आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाइए, अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो 30 प्रश्न आपके इसमें से पक्के आएंगे, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियोस जो हैं लाभदायक रहेंगी। 1894 में ये हो गया जॉन डीवी, ठीक है। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। पीटीआई का पेपर हुआ था 3rd ग्रेड का 2012 में, उसमें आया है ये। तो इसका उत्तर रहेगा, देखिए लिंडग्रेन जो है वो एक तो अधिगमकर्ता मानते हैं, एक अधिगम प्रक्रिया मानते हैं, एक अधिगम परिस्थिति मानते हैं, लेकिन अधिगम की जो ये आपके विषय वस्तु है इसको लिंडग्रेन जो है नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं मानते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान अध्ययन है, किसका अध्ययन है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है इनमें से, ये प्रश्न भी आया हुआ है। जॉन डीवी जो है इनमें से मनोवैज्ञानिक नहीं है, वॉटसन हल स्किनर ये तीनों हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? कौन सी समस्या आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा का गिरता स्तर, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, अथवा शैक्षिक पिछड़ापन। तो देखिए शैक्षिक पिछड़ापन जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में समस्या आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। शिक्षा शास्त्र जिसे कि पेडागोगी कहा जाता है कि अवधारणा निम्न में से किस कथन से प्रतिबिंबित नहीं हो रही है, ठीक है। प्रधानाध्यापक परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है, तो सीधा सीधा उत्तर की ओर चलेंगे। इसमें जो है एक ऑप्शन तो है शिक्षा एवं अधिगम का वैज्ञानिक ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण एवं अधिगम की कला एवं विज्ञान, तीसरा है अमूर्तीकरण एवं सामान्यकरण का विज्ञान, और चौथा है शिक्षक शिक्षार्थी और तकनीकी संसाधनों का एकीकरण। तो देखिए जो अमूर्तीकरण और सामान्यकरण का विज्ञान है इससे पेडागोगी की अवधारणा जो है वो प्रतिबिंबित नहीं हो रही, बाकी कथन सही है जिससे पेडागोगी की अवधारणा स्पष्ट प्रतिबिंबित हो रही है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, कथन किसका है? जल्दी से उत्तर लगाएं। ये कथन है हरलोक का। तो क्या कहते हैं हरलोक? ये कहते हैं विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं को क्या करता है? प्रस्फुटित करता है। कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अमूर्त जो दिखाई ना दे, है ना। एक है आदर, एक है निवास स्थान, एक है पशु, एक है क्रोध। स्थायी भाव कौन सा है? तो आदर जो है ये स्थायी भाव है। पशु भी चेंज हो सकते हैं, हमारा निवास स्थान भी चेंज हो सकता है, क्रोध भी खत्म हो जाता है। आदर का भाव अगर हम किसी के प्रति रखते हैं तो वो समाप्त नहीं होता, स्थायी होता है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है कि शिक्षण छात्रों को उनकी शक्तियों के विकास में योगदान देता है? तो सही उत्तर है रायबर्न। रायबर्न क्या कहते हैं कि शिक्षण छात्रों को उनकी शक्तियों के विकास में योगदान देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न आपके सामने है। शिक्षण है, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाए, बिल्कुल सही है। शिक्षा के अंतर्गत एक संकुचित प्रकरण होता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा का क्षेत्र सामान्यतः स्कूल तक सीमित रहता है, सामान्यतः स्कूल तक सीमित रहता है, सही, ये सभी आ जाएंगे। आगे है शिक्षण के उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार होते हैं, तो ये भी सही है। शिक्षण औपचारिक प्रक्रिया होती है, ये भी सही है। शिक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित रहता है, तो ये सभी। 27वां प्रश्न है। किसका कथन है कि शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपन मार्ग प्रदर्शन व दिशा बोध है? शिक्षण अधिगम यानी कि शिक्षण में को सीखने के लिए
उद्दीपन का मार्ग प्रदर्शन और दिशा बोध है। उद्दीपन क्या है? मार्ग प्रदर्शन करता है, दिशा बोध है। किसने कहा है? बर्टन ने कहा है। शिक्षण है, शिक्षण क्या है? अंत्य क्रिया युक्त होता है, बिल्कुल होता है। शिक्षण में टीचर जरूरी है, बिल्कुल है। अनुदेशन शिक्षण का ही भाग है, ये शिक्षण है और इसके अंतर्गत ही क्या होता है? अनुदेशन होता है। ठीक है। शिक्षण ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास करता है, बिल्कुल सही। ये सभी आ जाएंगे, ये सभी। नेक्स्ट है, ये प्रश्न ध्यान से देखिए, इसमें 2-3 प्रश्न आ जाते हैं। कैसे? शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। शिक्षण में एक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व को शिक्षा देता है। शिक्षण का उद्देश्य दूसरों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। सारे प्रश्न सारे ही बढ़िया लग रहे हैं। सही उत्तर क्या है? देखिए, सामान्य अर्थ पूछा है तो सामान्य अर्थ क्या है? बालक के व्यवहार में क्या हो जाता है? वांछित परिवर्तन हो जाता है जब हम शिक्षण देते हैं। तो ये तो है क्या है? सामान्य अर्थ। अब बात करेंगे पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन जो है ये एक परिभाषा है, कोटेशन है, जो स्किनर ने कहा है। स्किनर क्या कहते हैं? शिक्षण जो है पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। फिर सेकंड पे आ जाते हैं, शिक्षण में एक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व को शिक्षा प्रदान करता है। ये किसका कथन है? ये मॉरिसन का कथन है। किसका कथन है? मॉरिसन का। अब तीसरे की ओर आते हैं। तीसरा किसका कथन है? तीसरा आपके गेज का कथन है। क्या कहते हैं गेज? शिक्षण का उद्देश्य है दूसरों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। तो ये 3 कथन है और चौथा सामान्य अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा है, शिक्षा क्या है? बालक के सर्वांगीण विकास का साधन है, बिल्कुल सही। शिक्षा का स्वरूप व्यापक होता है, बिल्कुल। शिक्षा जो है व्यापक होती है, घर बार में भी दी जाती है, अनौपचारिक भी होती है, निरौपचारिक भी होती है, ठीक है, औपचारिक भी होती है, जीवन पर्यंत चलती है। आप ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीख गए हैं, टीचर बन गए हैं, सब कुछ सीख गए हैं, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी उत्तर रहेगा। आगे है, दूसरों के सीखने के लिए दिशा निर्देश देने व अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया शिक्षण है। ये कथन किसका है? ये कथन है रोयंस का। किसका कथन है? रोयंस का। शिक्षा है, जल्दी से उत्तर लगाएं। अब पूछ रहे हैं भी शिक्षा क्या होती है? शिक्षा होती है, शिक्षा के लक्ष्य राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक पक्षों पर आधारित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। इसमें लक्ष्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति सभी का जो है पक्षों का ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल सही। तो तीनों ही कथन सही हैं। चौथा आएगा ये सभी, ठीक है, ये सभी आ जाएगा। शिक्षण उद्देश्य निर्देशित किया है जिसके द्वारा, क्रिया आएगा यहाँ पर, क्रिया है जिसके द्वारा सीखने के लिए उत्सुकता उत्पन्न की जाती है। किसका कथन है? ये कथन है स्मिथ का। अनुदेशन में क्या होता है? तो देखिए, अनुदेशन में अंतः क्रिया जरूरी नहीं होती, अनुदेशन शिक्षण भी नहीं होता, शिक्षक जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि मशीन के द्वारा भी दिया जा सकता है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर क्या रहेगा? ये सभी। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न। शिक्षण के प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। किसका कथन है? ये क्लार्क का कथन है। क्लार्क महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षण के प्रारूप और संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण क्या है? तो देखिए, शिक्षण में वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया कहता है कि शिक्षण में एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल और अभिरुचि सिखाने में सहायता करता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण। अब ये जो दूसरा आपको दिख रहा है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, तो ये बिहार टेट में आया था आपके 2011 लेवल फर्स्ट में। उन्होंने पूछा क्या था
उन्होंने पूछा था कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, तो उत्तर है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ये तो कहा है, ये तो आया है टेट में, ठीक है। उसके अलावा जो ये है तीसरा ऑप्शन, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है, ये किसका कथन है, ये हिलगार्ड का कथन है। ये भी काफ़ी फेमस है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है, किसने कहा है, हिलगार्ड ने कहा है। पीडब्ल्यू जैक्सन ने शिक्षण की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 3 अवस्थाएं बताई हैं। देखिए पहले तो वो कहते हैं पूर्व क्रिया चयन, पहला उन्होंने क्या बताई है अवस्था, पूर्व क्रिया चयन, मतलब कि कक्षा में जाने से पहले जो हम पाठ योजना बनाते हैं वो पूर्व क्रिया चरण के अंतर्गत चरण के अंतर्गत आएगा। सेकंड आपके होता है अंतः क्रिया चरण। अब इसमें क्या होता है, कक्ष के अंदर क्या टीचर क्रिया करेगा, वो अंतः क्रिया चरण के अंतर्गत। फिर आता है उत्तर क्रिया चरण, इसमें क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है, जो पढ़ाया है बच्चों को आया है या नहीं वो सारा मूल्यांकन किया जाता है। ये पीडब्ल्यू जैक्सन के अनुसार है। शिक्षण की पूर्व अवस्था में क्या किया जाता है, अब यही चीजें जो अभी पीडब्ल्यू जैक्सन ने कही हैं इसको हम डिटेल में देखेंगे कि जो पहली अवस्था है मतलब कक्षा में जाने से पहले फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें क्या किया जाता है शिक्षण में। तो देखिए उद्देश्यों का निर्माण और निर्धारण किया जाता है, बिल्कुल। पाठ्य वस्तु का चुनाव किया जाता है और शिक्षण शैली देखी जाती है टीचर की, किस प्रकार से शिक्षण देगा, ये भी है। शिक्षण व्यू रचना चयन व शिक्षण युक्तियों का चुनाव, तो ये सभी मतलब इन सारी चीज़ों के हिसाब से मतलब इसको सब कुछ पहले से तैयार करके फिर आपके पास आया जाएगा क्लास में, ठीक है। तो ये शिक्षण की पूर्व अवस्था हो गई। फिर आती है शिक्षण की द्वितीय अंतःक्रिया अवस्था। द्वितीय अवस्था या जिसे अंतःक्रिया अवस्था में क्या किया जाता है, कक्षा आकार की अनुभूति, छात्रों का निदान किया जाता है समस्या का, मतलब कक्षा के भीतर आप क्या करेंगे, क्रिया या निष्पत्ति कार्य, ये भी होगा, मतलब क्रिया या निष्पत्ति कार्य मतलब उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, बच्चों को पृष्ठ पोषण दिया जाएगा, पुनर्बलन दिया जाएगा, ठीक है, शिक्षण युक्तियों का विस्तार किया जाएगा, तो ये सभी। आगे 40वां प्रश्न है, शिक्षण की तीसरी स्टेज में यानी कि जो उत्तर क्रिया अवस्था है उसमें क्या किया जाता है। अब देखिए उसमें क्या किया जाता है, उसमें शिक्षण द्वारा व्यवहार और परिवर्तन की वास्तविक रूप की परिभाषा, मतलब बच्चों ने क्या सीखा है, ठीक है। मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चुनाव किया जाएगा, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन लाया जाएगा, बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, क्या परिणाम आए हैं, बच्चों को याद हुआ है या नहीं हुआ, तो टीचर अपनी क्या करेगा, जो एजुकेशन की नीति है, शिक्षण की जो नीति है उसमें परिवर्तन करेगा, तो उत्तर आएगा ये सभी, ठीक है। चलिए 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए शिक्षण की बहुत सारी विशेषताएं हैं तो हम 3-3 4-4 करते हुए चलेंगे। तो देखिए शिक्षण औपचारिक होता है, बिल्कुल होता है, कला विज्ञान दोनों होता है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, उद्देश्य युक्त क्रिया होती है, ज्ञानात्मक होती है, क्रियात्मक होती है, ठीक है। शिक्षण के 2 पक्ष होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सीखने वाला, कौन होता है सीखने वाला, स्टूडेंट, एक होता है सिखाने वाला कौन हो गया भाई, टीचर, ठीक है। तो 2 पक्ष हो गए। कौशल युक्त प्रक्रिया है, कौशल तो लगेगा ही टीचर का, कौशल युक्त प्रक्रिया है। फिर है शिक्षण सांकेतिक आएगा, सांकेतिक है, क्रियात्मक व शाब्दिक व्यवहार के रूप में होता है, ठीक है, शब्दों के द्वारा ही टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये शिक्षण की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिक्षण के चर के प्रकार बताएं। शिक्षण के चर के प्रकार 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं। तो शिक्षण के चर के प्रकार 3 होते हैं, आपको याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है, बीएड में भी आपने पढ़ा होगा। एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर, एक होता है आपके मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर कौन, मतलब जो स्वतंत्र है शिक्षक, आश्रित रहेगा विद्यार्थी, और मध्यस्थ कौन हो गया, मध्यस्थ जिसके
आधार पर शिक्षण दिया जा रहा है, मतलब शिक्षण विधि प्लस पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये हो गए शिक्षण के कार्य, प्रकार, शिक्षण के चर के प्रकार। अब देखते हैं शिक्षण के जो चर हमने 3 देखे हैं उनके कार्य क्या हैं। उनके कार्य हैं 3। कौन कौन से? एक तो होता है निदानात्मक कार्य, एक होता है उपचारात्मक कार्य, एक होता है मूल्यांकन। निदानात्मक में क्या करेंगे? छात्रों को क्या आता है, कहाँ कहाँ पे कठिनाई है, ये पता लगाएंगे। उपचारात्मक में क्या होता है? ध्यान रखिए, निदान में क्या होता है, ये पता लगाया जाता है कि कठिनाई क्या है, क्या आ रहा है, कठिनाई क्या है। उपचार में क्या होता है? उपचार किया जाता है, मतलब शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाएगा, पृष्ठ पोषण दिया जाएगा। मूल्यांकन में क्या किया जाएगा? व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चों को जो मैं पढ़ाने गया था या गई थी वो बच्चों को आया है या नहीं आया, तो ठीक है, वो मूल्यांकन होगा। आगे आ गया 45वां प्रश्न। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं बहुत सी हैं भाई। एक तो क्या होता है? उत्तम शिक्षण योजना युक्त होता है। ठीक है, आपने क्या किया, अपना पाठ पहले से तैयार कर लिया, मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा, इस प्रकार से मैंने प्रश्न पूछने हैं, इस प्रकार से मैंने व्याख्या करनी है, इस प्रकार से मैंने बच्चों से वापस से प्रश्न का उत्तर देखना है। तो योजना युक्त होता है, पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, पिछला जो पाठ पढ़ाया है या जो चीज़ें बच्चे को पता है उसके ज्ञान के आधार पर लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या कि बालक की रुचि के आधार पर होता है। निदानात्मक आपको बता दिया, इसमें निदान किया जाता है। उपचारात्मक उपचार किया जाता है। फिर क्रियाशीलता के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, मतलब कि शिक्षक और छात्र दोनों प्रश्न उत्तर करेंगे। टीचर भी प्रश्न करेगा, बच्चे उत्तर देंगे, बच्चा प्रश्न करेगा, टीचर उत्तर देगा। ठीक है, अभिप्रेरणा युक्त होते हैं, तो ये सभी आ जाएगी उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। उसके अलावा देखिए, बालक की रुचि का ध्यान रखा जाएगा, योग्यता पर आधारित होगा, वांछनीय सूचना प्रदान की जाती है उत्तम शिक्षण में। संवाद मूलक होता है, अंतः क्रिया दोनों के अंतर्गत होती है टीचर स्टूडेंट में। छात्र शिक्षक के संबंध जो होते हैं उत्तम शिक्षण में मधुर होते हैं। ऐसा नहीं है टीचर उसको पीटता है या बच्चा टीचर की बात नहीं सुनता, तो शिक्षक और छात्र के संबंध जो है मधुर हों, ये सभी आ जाएगा उत्तम शिक्षण की विशेषताओं में। उसके अलावा भी उत्तम शिक्षण की विशेषताएं होती हैं। एक तो उत्तम शिक्षण जो होता है वो आदेशात्मक नहीं होता, अध्यापक सिर्फ आदेश नहीं देगा बल्कि निर्देश देगा। प्रगतिशील होता है उत्तम शिक्षण। संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, संवेग जो होते हैं उनको स्थिरता प्रदान करता है। वर्तमान और भावी तैयारी प्रदान करता है बच्चों के लिए, तो ये सभी। उसके अलावा भी कुछ उत्तम शिक्षण की विशेषताएं हैं कि एक तो सहयोग पर आधारित होगा, बच्चे और छात्र एक दूसरे टीचर और छात्र जो है ये दोनों सहयोग पर काम करें, वातावरण के अनुकूलन में सहायता प्रदान करें। शिक्षक एक मित्र की तरह होगा, एक निर्देशक की तरह होगा, एक दार्शनिक की तरह होगा। ये सभी 2 प्रश्न रह गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि शिक्षण अधिगम का प्रबंधन, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है I.K. डेविस ने। I.K. डेविस ने। शिक्षण अधिगम संबंध है। अब आपको बताना है कि शिक्षण और जो सीखना है उसके अंतर्गत क्या संबंध है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। शिक्षण और जो अधिगम है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिल्कुल। शिक्षण एक कार्य होता है, अधिगम एक उपलब्धि। मतलब टीचर तो अपना काम कर गया, लेसन पढ़ा गया, पर बच्चों को कुछ पल्ले पड़ा या नहीं, तो वो होगा अधिगम एक उपलब्धि। ठीक है, शिक्षण बाह्य होता है जबकि अधिगम आंतरिक। बच्चा अपने मन मस्तिष्क के ज्ञान से उसको सीखता है। तो ये सभी ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारी क्लास 7वीं थी। 8वीं क्लास के लिए तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।